देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास अगला सवाल जो कि ज्यामिति से संबंधित है। इसमें एक ज्यामिति की एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। तो उस प्रॉपर्टी के तहत जैसे कोई भी त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं सवाल। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 58 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, समकोण त्रिभुज अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो इस तरह से होता है। यहाँ पे 90 का एंगल लेता है, ये 90 है और दूसरा कोण हमें दिया हुआ है 58। तो हमें निकालना है तीसरा कोण क्या होगा। देखिए, तीनों कोणों का योग होता है 180। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के घटा दूं तो हमारा तीसरा कोण यहाँ से निकल के आ जाएगा जो कि क्या होगा 32 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा यहाँ से, फर्स्ट वाला। देखिए, ये हमारे पास अगला सवाल जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। तो हम इसको देखते हैं कैसे जल्दी हमको हल करना है। ठीक है, देखिए, विनोद ने 9000 रुपए 5% की दर पर उधार लिए। 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कल कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए हमें सीआई पूछा है ना, तो हम इसको कई सारे तरीके लगा सकते हैं। पर जैसे क्या होता है कि सीआई में जो दर होती है वो सक्सेसिव लगती है, मतलब क्रमागत तौर पर लगती है। कि जैसे हमने बैंक में कुछ पैसे जमा किए, मान लो बैंक में 10% के दर से रिटर्न दे रहा है। तो हमने अगर 10,000 रुपये जमा किए हैं तो पहले साल हमको 10% मिलेगा। फिर जो 10% जो मिला उस पर 1,000, अगले साल के लिए वही हमारा अमाउंट 11,000 रुपये हो गया, उसमें फिर ब्याज मिलता है। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज मिलता है। और पर साधारण ब्याज की कहानी से थोड़ी सी उलट है। उसमें क्या होता है, जैसे हमने बैंक में जमा किया तो हर साल अगर 10% एक साल की ब्याज है, ब्याज दर है, तो हर साल 10% ऐसा मिलते रहेगा, पर उसमें अमाउंट पे नहीं मिलेगा ना। तो इस तरीके से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसका सक्सेसिव रेट निकाल देंगे। तो जो कि क्या होता है, एक सिंपल सा फार्मूला होता है। अगर आप याद रखना चाहें तो x + y + xy/100 है ना। कई सारे तरीके होते हैं इसे हल करने के, पर ये भी एक तरीका है। देखो, तो यहाँ मैं 5 रख दूँ, अगर यहाँ भी 5 × 5/100। ठीक है, तो 10.25 और ये तो 10.25। तो देखिए, इसमें अगर 2 वर्ष के लिए पूछा है तो हम ये फॉर्मूला 2 बार के लिए ऐसा लगाएंगे। अगर 3 बार के लिए पूछा होता तो हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, है ना। तो उसमें कैसा होता था, देखिए मैं अभी आपको रफ तरीके से बता दे रहा हूँ। 5%, 5% एंड 5%। तो क्या करते हैं, हम इसको एक बार हल कर देते हैं, 10.25 आता। फिर उसके बाद में हम ये 5% को इसके साथ फिर मिला देते हैं, है ना। तो ये आपका तीसरा रिजल्टेंट परसेंटेज चेंज निकल के आएगा। ठीक है, बट हम 2 साल के लिए भी काउंट कर रहे हैं तो ये 10.25%। ठीक है, तो देखिए, तो ये 10.25% किसका, 9,000 का। तो हम यहाँ सिंपली 9,000 का 10.25% निकालेंगे। परसेंटेज का 100 और ये जो मैं दशमलव हटाऊंगा इसके 2 जीरो और 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए। ठीक है, तो आप सिंपली 9 का ऊपर गुणा कर सकते हो। देखिए 9 का अगर ये में 9,000 तो 25 9 225, तो 9,225। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे दशमलव भी बचा है तो देखिए 5 यहाँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 922.5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास अगला सवाल है जो कि त्रिकोणमिति पर आधारित है। तो देखते हैं इसमें कुछ बेसिक फार्मूला लगेंगे तो करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है सवाल, 3 sec² x - 2 tan² x = 6। जहाँ पर थीटा की वैल्यू दी है 0 या 90 के बीच में हो सकता है, या 90 भी हो सकता है। तो x का मान हमें बताना है ना। मैं x को थीटा बोल रहा हूँ कई बार, तो थोड़ा सा आप रिलेट करना है कि वो कौन है। x से लिखा हो t t q r s कुछ भी लिख सकता है वो, पर यूजुअली हम थीटा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए बोलचाल की भाषा में वो भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 3 sec² - 2 tan²। तो कहीं ना कहीं
सेक और सेक और 10 में कुछ रिलेशन वाली आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए। देखिए एक आइडेंटिटीज क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसी आइडेंटिटी का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसका प्रॉपर जो वे है उससे बताता हूँ, फिर बाद में इसका एकदम दूसरे तरीके पे बात करेंगे। तो देखिए 3 और मैं सेक स्क्वायर थीटा क्या मान रख सकता हूँ यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 6। यहाँ 3 का गुना किया 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 6। देखिए अभी 3 में से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 में से 2 चला गया, सिर्फ यहाँ टेन स्क्वायर एक्स बचा और ये 3 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ टेन एक्स क्या हो जाएगा √3, जो कि टेन थीटा में कहाँ मान होता है √3, सिंपली 60 डिग्री पर, है ना। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से 60 डिग्री सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से हम दूसरे तरीके पे बात करें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम यहाँ से कुछ भी मान रख के देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा ध्यान 90 पे जाता है, तो अगर मैं 90 रखूँगा तो ये इन्फिनिटी वाला पद बनता है, तो 90 हम नहीं रख सकते। उसके बाद 45 हम रख के देख सकते हैं। 45 पर सेक क्या हो जाएगा √2 आएगा, √2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 10 45 का मान 1 होता है ना। 4 3 12 में से 2 का 10, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये दोनों हट चुके ऑप्शन। अब या तो 30 होगा या तो 60 होगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए हमें पता है 60 है या 30 कुछ भी रखो। जैसे अगर हमने एग्जाम में कैसे करेंगे कि भाई मैं 30 रख के देखूंगा, अगर 30 पे सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो हम फिर 60 को टिक कर देंगे, क्योंकि वहां पे हमें टाइम बचाना होता है। हम हर एक सवाल को कर करके नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि टाइम बचाना होता है। ठीक है, तो हम 30 रख के देख लेते हैं। तो देखिए 3 इंटू सेक 30 का मान क्या होगा, cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस 2 टेन 30 होता है हमारे पास 1/√3, कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर 3 गुणित 4/3 माइनस 2 गुणित 1/3। ठीक है, ये 3 से 3 चला गया, अभी 4 में से 2/3, अब इसको घटाऊंगा मैं तो 6 तो आने से रहा, मतलब 6 नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा 60, है ना। जैसे जब कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है कि सर मतलब हम कैसे अंदाज से लगा सकते हैं, तो हम 60 को भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सेक 60 का मान रखना चाहूँ तो देखिए cos 60 क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2, तो सेक 60 2 और इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू में टेन 60 होता है √3, तो इसका स्क्वायर कहीं ना कहीं ये 3 और ये 4 ये 12 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर करूँगा मैं 3 और ये 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 के 6, कहीं ना कहीं कंडीशन क्या होगी हमारी सेटिस्फाई होगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास अगला सवाल है जो कि परसेंटेज पर आधारित है, तो देखते हैं इसमें। देखिए राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गया, और जो अगला कैंडिडेट है आदित्य वो 45% अंक लेता है और पास होने के जो उत्तीर्ण अंक है उससे 30 नंबर अधिक लेके आता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। देखिए राम को मिले हैं 40%, राम को 40% मिले हैं, अगर 20 अंकों से और मिल जाते वो पास हो जाता। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी पास की है। ठीक है, इसी के साथ आदित्य को 45% मिले हैं, ठीक है, और 30 नंबर ज़्यादा है। अगर मैं 30 नंबर इसमें से घटा देता हूँ तो ये आदित्य भी पास हो जाएगा।
ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन पास की है, तो दोनों ही कंडीशन क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं बराबर है। ठीक है, देखिए हम सिंपल पक्षांतर कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये 5% इस तरफ हो जाएगा, 45 में 40 दिन, और 30 और 20 50। तो हमसे क्या पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक कितने हैं। ठीक है, देखिए कहीं भी हम मान रख सकते हैं, प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, तो 1% क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 अंक। ठीक है, तो यहाँ का निकाल लो, तो हमको क्या चाहिए 20 अंक चाहिए। ठीक है, तो 10 को 20 बनाने की किसका गुना किया मैंने 2 का, तो यहाँ पे भी 2 का गुना हो जाएगा, मतलब 2% की वैल्यू क्या है 20। ठीक है, 40% ये पहले से था और ये 2% ये मिल जाएगा, तो टोटल हो गया 42%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल हमारे पास रेलगाड़ी से संबंधित है, तो हम उस पर बात करेंगे। देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं जो प्लेटफार्म की लंबाई होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई के लगभग में इक्वल होती है। तो क्या होता है कि जब भी रेलगाड़ी अपने बराबर या सुरंग वगैरह है इन्हें पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस इन चीज़ों की लंबाई इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 410 मीटर का प्लेटफार्म है हमारे पास, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई को मैंने डी माना, समय बराबर से क्या होता है दूरी बटे 4। हाँ, समय का मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ, बेसिक सूत्र हमारा, सभी को ये 4 बराबर से दूरी बटे समय होगा याद, तो वही ये पक्षांतर हो गया यहाँ पे, है ना, दूरी के बटे में समय रहता है, तो 4 यहाँ चलेगी, समय यहाँ आ गया। ठीक, ये प्लेटफार्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। ठीक, तो चाल देखिए ट्रेन की चाल क्या है 66, पर ये देखिए यूनिट इसकी किलोमीटर प्रति घंटा है। जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पे 5/18 का गुना कर देते हैं। क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि देखो ये जो यूनिट है ये कहीं ना कहीं मीटर में है, मतलब ये मीटर में है, और यहाँ पे जो भी हम लेंगे वो भी मीटर में रहेगा, तो हम सारी यूनिट को एक जैसा बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगने वाला समय है हमारे पास कितना है 30 सेकंड। 30 सेकंड को मैंने इस तरफ ले लिया। ठीक है, ठीक, देखिए अब क्या होगा 410 प्लस डी के इंटू में हमारा 18 आ जाएगा, अपॉन में 66 इंटू 5 इक्वल टू 30। तो 6 से काट सकता हूँ मैं, 6 3 18, 6 5 30, 3 से ये कट जाएगा 22 बार, 22 5 110, और 110 का 5 में गुना मतलब है 550। ठीक है, यहाँ क्या बचा हमारे पास 410 प्लस डी, तो यहाँ पे हमारे पास डी क्या निकल के आएगा 550 माइनस 410, तो 140 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसी सेगमेंट में ये अगला सवाल है हमारे पास। अब कुछ लोग आरबीसी देख करके खुश हो जाएंगे जो बायो वाले होंगे, बट आरबीसी का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा परसेंटेज का असल में क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कह रहा है हमारा सवाल। एक व्यक्ति की वर्तमान में आरबीसी की संख्या 54,000 है और यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 दिनों के बाद आरबीसी की संख्या क्या होगी। देखिए ये सक्सेसिव तरीके से बढ़ रही है, मतलब क्रमागत तरीके से, हम इसको देखा जाए हिंदी में तो क्रमागत तरीके से बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे परसेंटेज का। तो देखिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ नहीं करना है, हमें 5 के बटे में परसेंटेज को हटाकर इस तरीके से लिख देना है 100, ये आ जाएंगे फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, मतलब 20 का 5% हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे लगाएंगे। तो देखिए पहले इनिशियली एंड फाइनल वैल्यू, तो इनिशियली 20 का 5% बढ़ गया, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अगली बार क्या हुआ, ये फिर 20 था, अब क्या हो जाएगा 30। ठीक है, इनिशियली देखिए क्या हो गया ये 400, और ये हो जाएगा 450।
41। बट देखिए इनिशियली थी कितनी असल में 54,000, तो मुझे 400 को 54,000 बनाना है। तो किसका गुना किया होगा मैंने, देखिए डबल जीरो कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 पंच 20, ठीक है। तो 135 का, तो इसी के साथ भी किसका गुना होगा 135 का। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 441 को मैं क्या लिख सकता हूँ 400 प्लस 41, ठीक है। 135 से अगर मैं 400 से गुना करूंगा तो डबल जीरो पीछे, 135 चौके क्या हो जाएगा 4 पंचे 30 वो 4 3 12 14 1 4 4 1 5 54,000 तो ये आ गया, प्लस 135 का गुना 41 के साथ में। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ गुना करूँ तो 135 इंटू 4 पंच 20 2 4 3 12 14 हासिल करेंगे 4 1 4 1 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 3 5 5, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अरे कहाँ होगा ये हमारा अगला सवाल जो कि हमसे कुछ कहना चाह रहा है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे, एब्सेंट हो गए वो लोग। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए 5% नहीं आए होंगे तो कितने परसेंट आए होंगे 95% आए होंगे। तो हमें क्या दिए 95% की वैल्यू किसके बराबर है 38 के बराबर है ना। तो यहाँ से मैं 1% निकाल सकता हूँ 38/95। देखिए ये सीधे 19 के पहाड़े में आ रहा है, तो 19 दूनी 38 19 5 95, ठीक है। तो छात्रों की कुल संख्या, तो यहाँ हमसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100 का इस तरफ गुना हो कर दिया मैंने, तो इस तरफ भी 100 का गुना होगा, तो 100 का गुना मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये 20 बार कट जाएगा, 20 दूनी 40, मतलब 40 कैंडिडेट्स टोटल है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा अगला सवाल है जो कि सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास पर आधारित है। तो थोड़ा सा हम बोर्ड मास को समझेंगे क्या होता है। देखिए बोर्ड मास कोई वैज्ञानिक नहीं है, ये एक क्रम है कि हम किन संक्रियाओं को किस क्रम में करेंगे। भाई जैसे देखिए सारी चीज़ें हैं इसमें, गुना भी है, धन भी है, ऋण भी है, भाग भी है। तो सवाल उठता है कि पहले क्या करें, तो वो हम इस पद्धति से हल करेंगे, ठीक है। देखिए v का मतलब होता है वेनिकुलम, मतलब बार, जैसे किसी संख्या पे ऐसा बार लगा होता है, तो इस चीज़ को सबसे पहले हल करते हैं बोर्ड मास में। और b से आता है हमारा ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट 3 टाइप के, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, यानी हमारा बड़ा ब्रैकेट आ जाता है, ठीक। ऐसे ही फिर आता है अगला ऑफ, ऑफ मतलब गुना, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से क्रम में चलती है। तो हम इसी पर आधारित हमारा सवाल करेंगे। तो देखिए ये बोर्ड मास में लिखा हुआ रहने देता हूँ, इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि हमें क्या करना क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें सवाल में क्या दिख रहा है, वेनिकुलम नहीं है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, तो हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले इसे हल करेंगे। 25 माइनस 20, 25 में से 20 गया, यहाँ बचा ओनली 5, तो ये मैंने सब हटा दिया यहाँ से, ठीक। अब ऑफ, देखिए ब्रैकेट के बाद में ऑफ है, तो ऑफ सबसे पहले होगा 3 इंटू 5 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 15, है ना। तो 15 हो गया। अभी बड़ा ब्रैकेट ही चल रहा है, 15 प्लस 5 20, तो ये माइनस हम यहाँ से 20 कर देंगे, तो ये 58। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 58 हमारा। देखिए ये हमारे पास अगला सवाल है जो कि क्या है देखते हैं। यदि ईंट के 7/16 भाग का भार
21/8 kg है, तो ईंट के 5/12 भाग का भाग क्या होगा। देखिए इसमें हम सिंपली देखेंगे इसको कि 7/16 भाग इक्वल टू कितने केजी में है, 21/8 kg। ठीक है, तो हम यहाँ एक भाग का मान निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 21/8। ठीक है, अब देखिए इसके भाग में आएगा 7/16, इस तरह से लिखूंगा मैं, भागित नाम होगी तो क्या हो जाएगा ये 16/7, 16 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बट हमसे पूछा क्या है 5/12 भाग, मैं 5/12 भाग अगर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इस तरफ भी 5/12 भाग 5/12 में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से एक ही स्टेप में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 8 से ये 2 बार जाएगा, ठीक है, 7 से ये 3 बार जाएगा, 3 से जाएगा ये 4 बार, 2 से जाएगा ये 2 बार, मतलब सिर्फ बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 5/2, हमारा 5/2 kg। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम ग्रुप डी को लेकर के कुछ सवाल मैं लेके आया हूँ जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में स्पेशली आए थे, और इन सवालों को करने से आपको ग्रुप डी के साथ साथ ही व्यापम में जो भी अपकमिंग वैकेंसी है उसमें आपको सहायता मिलेंगी, और इसमें कुछ स्मार्ट ट्रिक भी रहेंगी जो कि हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, और सवाल आप बहुत कम समय में और अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट भी है जिसे स्मार्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सवाल अब कॉन्सेप्ट पे आने लगे हैं। पहले होता था कि ज़्यादातर ट्रिकें लग जाती थी, बट अभी आजकल कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा है। एसएससी कहूँ या मैं व्यापम भी कहूँ, जैसे हमारे यहाँ अभी एमपी पुलिस में सवाल का लेवल आपने देखा होगा, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं तो आपने देखा होगा कि जो पहले सरल से सवाल आते थे इस बार वैसे नहीं आए, बिल्कुल लेवल बदल चुका है। तो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके चलेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसको सिंप्लीफिकेशन में करते हैं इस टाइप के सवाल को, है ना। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि ऊपर भी 5 है और 125 है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि समान घात से बदला जाए, और बटे में भी हम कुछ ऐसी घात लेके आए, समान पद ऐसा बना पाए जिसकी घात सेम हो, और फिर हम उसको हल कर लेंगे। तो देखिए 5 है, 5 की पावर 0.25, तो मैं दशमलव हटाऊंगा तो 25/100 मतलब 5 की घात 1/4। अब ये गुने में है तो गुना का चिन्ह। अब मैंने 125 को देखा तो 5 का ही क्यूब होता है हमारा 125, 5 के परिवार का सदस्य है, तो ये 5 की घात 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 25 को क्या लिखा मैंने 1/4, तो ये सीधा 1/4। ठीक है, इसी तरह बटे में 256, तो देखिए 16 का वर्ग होता है, और अगर मैं उसको 4 की घात में तोड़ना चाहूँ, अब सवाल उठता है कि सर 4 का कैसे 4 में ही तोड़ेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन 5 और 4 में दिए हैं, तो हमें यहाँ से एक रफ आइडिया लग जाना चाहिए कि यार हमें 4 एक 5 में तोड़ना है उससे। ठीक है, तो मैं 4 की पावर अगर 4 करता हूँ तो 256 बन जाएगा, 4 की पावर 4, और ये 0.1 है तो इसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ, इंटू यहाँ फिर से 4 to the power 4 एंड 15/100, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 5 से काटूंगा 3 और 20। ठीक है, तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। देखिए 5 की घात ये क्या है 1/4 इंटू, अब देखिए इसमें घातांक का नियम लग जाता है, अगर a to the power m हो और पूरे की पावर n हो तो घातांक का नियम क्या कहता है a to the power m into n। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिएगा आप इसे 5 to the power 3/4, सभी के अपॉन में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे भी घातांक का नियम लगेगा तो 4/10 हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिखूंगा 4 की पावर 2/5 इंटू में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 की पावर 12/20। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे, देखिए अभी गुना में है और इनके आधार बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे
घातांक का नियम यहाँ फिर लगेगा, तो ये घातें जुड़ जाएंगी। 1/4 और 3/4 क्या हो जाएगा, 4/4। थोड़ा सा हल्का सा फास्ट चल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको समय बचाना होता है। अगर हम हर एक चीज छोटी छोटी बारीकी से अगर लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, मुझे आशा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी घातें जुड़ जाएंगी, 2/5 और 12/20, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 20, और 5 का भाग दूंगा मैं 20 में 4 बार, 4 दूनी 8 प्लस 12, ठीक है। अब अगली स्टेप में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ क्या हो गया, 5 की पावर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 की पावर 20/20, मतलब 4 की पावर 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा।